सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के साइंस विषय के मोस्ट इंपॉर्टेंट अतलगुत्री क्वेश्चंस को। यहाँ पर आज की इस क्लास में हम पार्ट 1 पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, ऊष्मा संचरण की 3 विधियां कौन कौन सी हैं? और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुविकल्पी क्वेश्चंस में भी बार बार पूछा गया है। तो संवहन, चालन और विकिरण, या चालन, संवहन और विकिरण। ठीक है, संचालन नहीं बल्कि चालन होगा। ठीक है, चालन, संवहन और विकिरण। तो ये 3 विधियां होती हैं ऊष्मा संचरण की। इसमें से जो सूर्य का प्रकाश आता है हमारी पृथ्वी पर, वो होता है विकिरण विधि के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? कितना आसान सा प्रश्न है, ऊंट को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, खाने का सोडा और धावन सोडा का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो ये खाने का सोडा जो होता है दोस्तों, वो NaHCO3 होता है, जबकि धावन सोडा Na2CO3 होता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। मछली तथा तिलचट्टे के श्वसन अंगों के नाम लिखिए। तो जो मछली होती है वो गलफड़े से सांस लेती है, जबकि तिलचट्टे जो होते हैं ये श्वास रत्न यानी कि त्वचा से सांस लेते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। या श्वसन वायु नलिकाओं से सांस लेते हैं, ये भी आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। पेट्रोलियम को द्रव सोना या लिक्विड गोल्ड क्यों कहा जाता है? तो इसलिए कहते हैं दोस्तों, क्योंकि ये महंगा होता है और ये हमारे देश में हर जगह नहीं उपलब्ध है। ये हम विदेशों से मंगाते हैं अपने देश में, और इसीलिए ये महंगा होता है। जिन देशों के पास पेट्रोलियम ईंधन होता है वो लोग इससे बहुत ज्यादा पैसे कमाते हैं और वो बहुत धनी हैं। तो इस तरीके से हम इसको कह सकते हैं कि ये एक तरीके से लिक्विड गोल्ड है। जैसे सोना महंगा होता है वैसे ये भी। क्वेश्चन नंबर 6 है। अनुप्रस्थ तरंगों में 2 श्रृंगों या शीर्ष के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो इस तरीके से 2 श्रृंग और 2 गर्त के बीच की दूरी, ये श्रृंग है जो ऊपर है और ये नीचे जो है ये गर्त है, तो ये दोनों के ही बीच की दूरी को हम कहते हैं तरंग दैर्ध्य। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। मधुमेह या डायबिटीज किस हार्मोन की कमी के कारण होता है? तो इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है। मधुमेह डायबिटीज क्या है, इसके लक्षण लिखिए। तो मधुमेह एक ऐसी बीमारी है जिसमें व्यक्ति के रक्त में शर्करा या शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। यह इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। इंसुलिन रक्त में शर्करा की मात्रा को संतुलित करता है। ठीक है, और जब ये संतुलित नहीं कर पाता है तब मधुमेह हो जाता है। ठीक है, इसमें लक्षण क्या है? बार बार पेशाब आना, ज्यादा भूख लगना। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। अनियमित जीवन शैली से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? तो मधुमेह, उच्च रक्तचाप, दिल की बीमारी। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। जलीय पौधों की जड़ें कैसी होती हैं? तो जलीय पौधों की जड़ें बहुत कम विकसित होती हैं। जड़ें रेशेदार होती हैं। जैसे आपने देखा होगा जलकुंभी, जो जलकुंभी होता है उसमें आप देखिए किस तरीके से उसकी जड़ें बहुत ही कम विकसित होती हैं। ठीक है, लेकिन रेशेदार होती हैं। सिंघाड़ा देखिए आप, सिंघाड़े में भी ऐसे ही होता है। ठीक है, मूल रोम अनुपस्थित तथा कम विकसित होता है। ठीक है, जलीय पौधों में जलकुंभी है, कमल है, ये सब आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। मछलियों में श्वसन हेतु कौन सा अंग पाया जाता है? अभी आपने देखा एग्जाम में पूछा गया है कि गलफड़े से सांस लेती हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है। मरुस्थलीय या मरुद्भिद पौधों की जड़ों की विशेषताएं बताइए। मरुस्थलीय या मरुद्भिद पौधों की जड़ों की विशेषताएं बताइए। मरुस्थलीय पौधों की जड़ें अत्यंत विकसित होती हैं। अल्फा अल्फा नामक पौधों की जड़ें 130 फीट गहरी तक होती हैं। कभी कभी जड़ें मांसल होकर जल संचय भी करती हैं, जैसे एस्पेरेगस। दोस्तों, आप सभी को पता है कि रेगिस्तान में पानी की कमी होती है। पानी की कमी होती है तो पौधों की जड़ें बहुत नीचे तक चली जाती हैं ताकि उन्हें नीचे से पानी मिले। 130 फीट तक गहरी होती हैं, आप देख सकते हो। और जो पत्तियां होती हैं वो भी एक तरीके से तना बन जाती हैं, और कभी कभी जड़ें मांसल बन करके जल संचय भी करती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है। बेकेलाइट का उपयोग बताइए। तो जो बेकेलाइट है इसका उपयोग रेडियो में, टेलीविजन में आदि के केस तथा बाल्टी आदि बनाने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है। प्रोड्यूसर गैस या वाटर गैस का फॉर्मूला लिखिए। तो प्रोड्यूसर गैस तथा वाटर गैस का फॉर्मूला, तो प्रोड्यूसर गैस CO+N2 होता है और वाटर गैस CO+
H2 होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, हीरा के दो उपयोग लिखिए। तो आप सभी को पता है हीरे के आभूषण बनते हैं, ज्वेलरी बनती है और कांच को काटने में भी हीरे का यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, मरुद्भिद यानी कि मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे जैसे नागफनी की पत्तियां किस में परिवर्तित हो जाती हैं? तो कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं। जो मरुस्थल में जो पौधे होते हैं दोस्तों, उनकी जो पत्तियां होती हैं वो कांटों में बदल जाती हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि कांटों में बदल जाती है। यहाँ पर मैंने गलती से बता दिया था आपको कि मांस में बदल जाती हैं, तो याद रखिएगा कि जो पत्तियां होती हैं वो कांटों में बदल जाती हैं। ठीक है, जो जड़ें होती हैं वो मांसल होती हैं, जड़ें मांसल हो जाती हैं, लेकिन जैसे यहाँ पर अभी आपने देखा है कि जो जड़ें होती हैं वो देखिए यहाँ पर मांसल होकर के पानी का संचय करती हैं। तो जड़ें मांसल हो जाती हैं और पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, जीवाणुओं के द्वारा होने वाले दो रोग कौन कौन से हैं, या कितने जीवाणुओं के द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड, लेप्रोसी, कॉलरा। क्वेश्चन नंबर 18 है, नींबू का सिट्रस कैंकर कौन सा रोग उत्पन्न करता है? तो जीवाणु या जैंथोमोनास सिट्री। क्वेश्चन नंबर 19 है, दूध को दही में बदलने वाला जीवाणु, बहुत इंपॉर्टेंट है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु है जो कि दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, लाभदायक जीवाणुओं के नाम लिखिए। तो राइजोबियम जो कि चना और मटर की गांठों में पाया जाता है, जो उनके जड़ें होती हैं उनकी गांठों में, या लेग्यूमिनोसेरम, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, लैक्टोबैसिलस। क्वेश्चन नंबर 21 है, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किस विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होता है? तो सूक्ष्म जैविकी या माइक्रोबायोलॉजी शाखा के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 22 है, सूक्ष्म जैविकी के पिता कौन है? तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सूक्ष्म जैविकी के पिता, माइक्रोबायोलॉजी के पिता किसे कहते हैं? तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। क्वेश्चन नंबर 23 है, विषाणु या वायरस द्वारा होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं? तो पोलियो है, एड्स है, डेंगू है, ज्वर है, इन्फ्लुएंजा, चेचक, छोटी माता, गला सौंध, खसरा, ट्रैकोमा, पीलिया, ठीक है, जिसे हम हेपेटाइटिस कहते हैं, ये सब विषाणुओं से होने वाले रोग है। क्वेश्चन नंबर 24 है, सरल लोलक की डोरी की प्रभावी लंबाई L तथा गुरुत्वीय त्वरण G में क्या संबंध होता है? तो T इक्वल टू 2 पाई और अंडर रूट L अपॉन G के, यही होता है दोस्तों। यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण G का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण G के मान का कितना होता है? तो 1/6 गुना होता है, यानी कि पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6। अगर पृथ्वी पर 36 है तो गुरुत्वीय त्वरण, तो वहां पर कितना महसूस होगा? 36, 6 से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 6, यानी कि वहां पर 6 पता चलेगा आपको। तो इतना गुना होता है, ठीक है, 1/6 गुना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर, यदि कोई लड़की झूला झूलते झूलते खड़ी हो जाए, यदि कोई लड़की झूला झूल रही है और वो झूला झूलते झूलते खड़ी हो जाए तो उसके गुरुत्वीय केंद्र, प्रभावी लंबाई तथा आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? झूलते झूलते जब वो खड़ी हो जाएगी तो उसका गुरुत्वीय केंद्र ऊपर उठ जाएगा, क्योंकि वो बैठी हुई थी, खड़ी हो जाएगी तो वो बैलेंस करने की कोशिश करेगी और प्रभावी लंबाई घट जाएगी और आवर्तकाल भी घट जाएगा। धीरे धीरे झूला धीरे धीरे चलने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, यांत्रिक तरंगे कितने प्रकार की होती हैं? तो 2 प्रकार की, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। क्वेश्चन नंबर 28 है, अनुदैर्ध्य तरंग किसे कहते हैं? जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के अनुदिश या समांतर होती है तो ऐसी तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंग का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर, अनुप्रस्थ तरंग किसे कहते हैं? जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के लंबवत होती है तो इस प्रकार की तरंगों को हम अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। जैसे कि पानी में अगर आपने एक पत्थर मार दिया है तो कुछ इस तरीके से आपको तरंगे दिखती हैं, तो ये अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, ध्वनि किस प्रकार की तरंग का एग्जाम्पल है? तो ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी यहाँ पर भी आपने देखा है एग्जाम्पल में।
क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं, श्रव्य तरंगों की आवृत्ति। श्रव्य मतलब ऐसी तरंगों की आवृत्ति जिसको हमारे कान सुन सकते हैं। तो जो मानव कर्ण होते हैं वो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक की आवाज को सुन सकते हैं। ठीक है, 20 हर्ट्ज से नीचे भी हम नहीं सुन सकते और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर भी हम नहीं सुन सकते। अब पराश्रव्य में क्या होता है, पराश्रव्य तरंग की आवृत्ति बताइए। तो ये 20,000 हर्ट्ज से अधिक होते हैं जिसे हमारे जो मानव कान है वो नहीं सुन पाते। क्वेश्चन नंबर 33 है, जीवों के विलुप्तीकरण का कारण बताइए। जीवों के विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण है जलवायु परिवर्तन। वही जीव पृथ्वी पर जीवित रहते हैं जो अपने आप को जलवायु के अनुरूप संतुलित रख पाते हैं। विलुप्त जीवों में गिद्ध, सर्पगंधा आदि ऐसे जीव हैं जिनको वो इन्वायरमेंट ही नहीं मिल रहा है, धीरे धीरे वो खत्म हो जा रहे हैं, जिसमें गिद्ध और सर्पगंधा ये सब प्रमुख जीव है। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं दोस्तों, कुक्कुट पालन के अंतर्गत किस जीव को हम पालते हैं? तो मुर्गी। तो मुर्गी का पालन होता है कुक्कुट पालन में। क्वेश्चन नंबर 35 है, हरित क्रांति के जनक कौन है? तो नॉर्मन ई बोरलॉग हरित क्रांति के जनक हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, ध्वनि की तीव्रता का मापन किसमें होता है? तो ध्वनि की तीव्रता का मापन हम डेसिबल में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, प्रतिध्वनि किसे कहते हैं? जब ध्वनि तरंग दूर स्थित दृढ़ टावर या पहाड़ से टकराकर परावर्तित होती है तो इस परावर्तित ध्वनि को हम प्रतिध्वनि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं, हृदय की बीमारी तथा उच्च रक्तचाप का कारण क्या है? तो ज्यादा वसा का सेवन करना। क्वेश्चन नंबर 39 है, जीवाणुओं द्वारा होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं? तो टिटनेस है, हैजा है, टाइफाइड है, क्षय रोग है। इसके अलावा डिप्थीरिया, प्लेग, काली खांसी, निमोनिया, कोड़, गोनेरिया, सिफिलिस, ये सभी जीवाणुओं से होने वाले रोग हैं या जिसे हम बैक्टीरिया भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, आवर्तकाल किसे कहते हैं? तो एक दोलन को पूरा करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। तो T = 1/n के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 41 में यही क्वेश्चन ही पूछा है, आवृत्ति और आवर्तकाल में क्या संबंध होता है? तो आवृत्ति n को इधर ले आइए, n = 1/t के हो जाएगा। तो आवृत्ति बराबर 1/आवर्तकाल। क्वेश्चन नंबर 42 है, अपश्रव्य तथा पराश्रव्य तरंगों में अंतर बताइए। तो 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की यांत्रिक तरंगों को अपश्रव्य तथा 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की यांत्रिक तरंगों को पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, किसी तरंग की आवृत्ति, चाल तथा तरंग दैर्ध्य में संबंध बताइए। तो आवृत्ति n, चाल v और तरंग दैर्ध्य लैम्डा हो तो v = n लैम्डा। v बराबर n लैम्डा यानी कि चाल बराबर आवृत्ति गुणे तरंग दैर्ध्य। तो v बराबर n लैम्डा याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं? किसी वस्तु में केवल यांत्रिक कारणों से ही कार्य करने की जो क्षमता होती है उस वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। जैसे हमारे घरों में मोटर होता है जिससे पानी आता है, तो ये सब क्या है? यंत्र है। क्वेश्चन नंबर 45 है, प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए ध्वनि उत्पादक और परावर्तक तल के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 16.6 मीटर। क्वेश्चन नंबर 46 है, सिराएं क्या है? इनका मुख्य कार्य क्या होता है? सिराएं नलिकाओं का समूह है जो शरीर में रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करती हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, प्रतिवर्ती क्रिया के दो उदाहरण लिखिए। तो बंदूक से गोली चलना, जब गोली चलती है तो गोली तो आगे की तरफ जा रही है लेकिन हम पीछे की तरफ हो जाते हैं, ये प्रतिवर्ती क्रिया का एग्जाम्पल है, या जिसे हम न्यूटन का थर्ड लॉ कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। नाव से बाहर निकलते समय नाव का पीछे जाना। क्वेश्चन नंबर 48 है, अपश्रव्य तरंग की आवृत्ति बताइए। तो जो अपश्रव्य तरंग होता है वो 20 हर्ट्ज से नीचे होता है, जो पराश्रव्य होता है वो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होता है, और जो श्रव्य होता है जिसको हमारे कान सुन सकते हैं वो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक होता है। तो ये तीनों ही याद रखिएगा। देखिए पूछा भी है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 49 में कि किस प्रकार की तरंगों को हमारे कान सुन सकते हैं? तो श्रव्य तरंगों को, जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 है, किस प्रकार की तरंगों को कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि सुन सकते हैं? तो पराश्रव्य तरंगों को कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ सब सुन सकते हैं, जो कि 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की होती हैं। ठीक, इससे ऊपर की तरंगों को भी ये सब सुन सकते हैं, ये जानवर। क्वेश्चन नंबर 51 है, किसी पदार्थ में तरंग का संचरण होते समय पदार्थ के कण किस प्रकार से गति करते हैं? तो सरल आवर्त गति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, एक कंपन में चली गई दूरी को क्या कहते हैं?
तो एक कंपन में चली गई दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। एक कंपन में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, वस्तु में कंपन के अधिकतम विस्थापन को क्या कहते हैं? तो सबसे अधिक विस्थापन जो होता है सबसे ऊपर जब पहुंचता है तो ये क्या होता है? आयाम होता है। क्वेश्चन नंबर 54 है, एक सेकेंड में कंपनों की संख्या को क्या कहते हैं? तो एक सेकेंड में जितना कंपन होता है वो कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, एक कंपन में लगे समय को क्या कहते हैं? तो आवर्तकाल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, किसी तरंग की तरंग दैर्ध्य वेग b तथा आवर्तकाल t में क्या संबंध होता है? तो तरंग दैर्ध्य बराबर तरंग की चाल गुणे आवर्तकाल, तो लैम्डा बराबर b इंटू टी के। क्वेश्चन नंबर 57 पे आते हैं, किसी तरंग की चाल, तरंग दैर्ध्य और आवर्तकाल में क्या संबंध होता है? तो अभी आपने देखा है कि लैम्डा बराबर b इंटू टी के होता है। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लैम्डा अपॉन टी के। तो बस वही लिखा हुआ है, चाल बराबर तरंग दैर्ध्य बटे आवर्तकाल, या v इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन टी के। क्वेश्चन नंबर 58 पे आते हैं, आयाम से क्या अभिप्राय है? कंपन करने वाली वस्तु का अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को उस वस्तु के कंपन का आयाम कहते हैं। इसे ए अक्षर से व्यक्त करते हैं और इसका मात्रक मीटर। जैसे कि एक सरल लोलक है, घड़ी चल रही है आपके घर में, आप देख रहे हो, सबसे ऊपर यहाँ पहुंच रही है एक बार, फिर नीचे आकर के फिर इधर जा रही है, तो फिर जो सबसे ऊपर, जहां पर वो जो सबसे ऊपर की ऊंचाई तय करती है, यही होता है आयाम। क्वेश्चन नंबर 59 है, सूर्य ग्रहण क्या है, कैसे होता है? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तथा चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, हम सभी को पता है। तो इससे क्या होता है? इस क्रम में जब सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी तीनों एक सीध में आ जाते हैं, और इस प्रकार जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर बनने लगती है, कुछ इस तरीके से। ये हो गया हमारा सूरज, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी हो गई, और बीच में यहाँ पे आ गया चंद्रमा। अब सूरज का प्रकाश पृथ्वी पर रोज ही आता है, तो सूर्य का प्रकाश तो आने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन बीच में चंद्रमा है तो ये क्या करेगा? चंद्रमा यहाँ पर अपनी छाया बनाएगा पृथ्वी पर, क्योंकि इसका, सूर्य का प्रकाश सीधा इसके ऊपर पड़ रहा है चंद्रमा के, तो ये छाया बनाएगा पृथ्वी पर, जिसकी वजह से पृथ्वी पर जहां जहां छाया है वहां से सूरज नहीं दिखाई देगा। तो इसी घटना को हम कहते हैं सूर्य ग्रहण। क्वेश्चन नंबर 60 है, प्रकुंचन दाब क्या है? तो हृदय प्रकुंचन के समय यह दाब अधिक होता है तथा हृदय शिथिलन के समय कम होता है। इसे रक्त का दाब कहते हैं, जिसकी दो अवस्थाएं होती हैं। पहला है प्रकुंचन दाब, यह रक्त दाब की ऊपरी सीमा है जो हृदय संकुचन की अवस्था व्यक्त करती है। शिथिलन दाब, यह रक्त दाब की निचली सीमा है जो हृदय शिथिलन की अवस्था को व्यक्त करती है। क्वेश्चन नंबर 61 पे आते हैं, मानव कान की सीमा के बीच की आवृत्तियों को सुन सकते हैं। तो मैंने बार बार आपको बताया है कि 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच की ही आवृत्तियों को सुन सकते हैं, और 1 हर्ट्ज बराबर 1 कंपन प्रति सेकंड के हिसाब से होता है। क्वेश्चन नंबर 62 है, जीवाणुओं से होने वाले दो प्रतिजैविक एंटीबायोटिक दवाओं के नाम लिखिए। जीवाणुओं से प्राप्त होने वाले दो एंटीबायोटिक दवाओं के नाम लिखिए। तो इरिथ्रोमाइसिन और नियोमाइसिन। क्वेश्चन नंबर 63 है, आदर्श रक्तदाब कितना होता है एवं रक्तदाब मापक यंत्र का नाम लिखिए। तो 120/80 मिलीमीटर पारे के बराबर होता है, ठीक है। मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी देखिए लिखा हुआ है, मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी। आदर्श रक्तदाब होता है, रक्तदाब मापक यंत्र को स्फेग्नोमैनोमीटर कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ब्लड प्रेशर मापने की मशीन होती है उसको हम स्फेग्नोमैनोमीटर कहते हैं। 2018 के एग्जाम में आप देखिए पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 64 पे आते हैं, मनुष्य की श्रवण क्षमता किस आवृत्ति तक सुग्राह्य है? तो मनुष्य की श्रवण क्षमता 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज या आवृत्ति तक सुग्राह्य होता है, यानी कि हम सुन पाते हैं। ये देखिए 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति को हम सुन सकते हैं, और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 65 है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में हम कौन सा लेंस लगाते हैं? तो हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, नवीकरणीय ऊर्जा किसे कहते हैं? लिखिए। यह कभी खत्म न होने वाली ऊर्जा है, इसे अन्य ऊर्जा में परिवर्तित कर प्रयोग किया जा सकता है, जैसे कि पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये सभी नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? लिखिए। रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप जो परिवर्तन होते हैं वे रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं, जैसे कि दूध से दही का बनना, ठीक है, कागज को जला देना,
राख बनाना, ये सब रासायनिक परिवर्तन है जो वापस फिर से उसी जगह पर नहीं आ सकते। एक बार कागज से हमने राख बना दी, वापस राख से कागज नहीं बना पाएंगे। एक बार दूध को जमा के दही बना दिया, वापस दही से दूध नहीं बना सकते। तो ये रासायनिक परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 68 है, रसोई घर में प्रयोग होने वाले द्रवित पेट्रोलियम गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए उसमें मिलाए जाने वाले पदार्थ का नाम लिखिए। तो याद रखिए दोस्तों कि जो हमारे घर में रसोई गैस होती है, एलपीजी सिलेंडर में जो गैस होती है वो प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होती है, लेकिन उसमें एक गंधक पदार्थ मिलाते हैं हम, जिससे जब गैस लीक हो तो हमको पता चल जाए, और उस पदार्थ का नाम है एथिल मरकैप्टन। देखिए, एथिल मरकैप्टन को मिलाते हैं। एलपीजी गैस मुख्य रूप से ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होती है, तो ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया है, जो कि गंधहीन होते हैं। ये ब्यूटेन और प्रोपेन गंधहीन होते हैं, इन्हीं से गैस जलती है। लेकिन एथिल मरकैप्टन इसलिए मिलाया जाता है कि अगर गैस का रिसाव हो या गैस निकल रहा हो तो हमें सूंघ करके ये पता चल जाए कि हाँ गैस निकल रहा है। घर में वैसे भी अगर गैस निकलता है तो हमें पता चल जाता है कि हाँ गैस लीक हो रहा है, तो इसीलिए एथिल मरकैप्टन को मिलाते हैं। और ये आपके यूपी टेट के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि जो एलपीजी गैस होती है वह किन गैसों का मिश्रण है, तो ब्यूटेन और प्रोपेन गैस का मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 69 पे आते हैं, क्रांति कोण से आप क्या समझते हैं, लिखिए। तो प्रकाश का अपवर्तन कांच से वायु में जाते हुए होता है, क्योंकि कांच की अपेक्षा जो वायु होता है वो विरल माध्यम होता है, तब अपवर्तन कोण आपतन कोण से अधिक होता है। यदि अपवर्तन कोण का मान बढ़ाया जाए तो एक स्थिति ऐसी आती है जब अपवर्तक कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। इस स्थिति में अपवर्तित किरण दोनों माध्यमों को अलग करने वाले तल को छूती हुई बाहर निकल जाती है। ऐसी स्थिति को ही के आपतन कोण के मान को हम क्रांति कोण कहते हैं। इस तरीके से यहाँ पर देखिए, जब कोई वस्तु कांच से जाएगी विरल माध्यम में यानी कि वायु में, तो वो अविलंब से दूर हटती है। तो यहाँ से हम भेजते जा रहे हैं, भेजते जा रहे हैं, भेजते जा रहे हैं, इस तरीके से भेजते जा रहे हैं। एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये जो दोनों तलों को मिलाने वाली रेखा है, अलग करने वाली रेखा है दोनों तलों को, यहाँ ये जो तल है इधर कांच है, इधर वायु है, ठीक है। एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये जो यहाँ पर ये जो किरण है अपवर्तक कोण का मान ये 90 डिग्री हो जाएगा, और ये यहाँ से इसको छूती हुई तल को बाहर निकल जाएगी, और इसी कोण को हम कहते हैं क्रांति कोण, जब 90 डिग्री हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 70 पे आते हैं, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में मुख्य अंतर लिखिए। बहुत ही आसान है, बहुविकल्पी क्वेश्चंस में पहले ही मैं आपको बता चुकी हूं। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में केवल एकल बंध होते हैं। तो देखिए कार्बन, यहाँ पर देखिए मेथेन का एग्जाम्पल है C4 या CH4, तो यहाँ पर देखिए कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड होते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए एथिलीन और एसिटिलीन। तो देखिए यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, और यहाँ पर एसिटिलीन में कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है। तो ये ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड जहाँ पर होता है वहां पर वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, संतृप्त में सिंगल बॉन्ड होता है और असंतृप्त में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 71 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 71 है, किन्हीं दो खाने वाले अर्थात सब्जी के रूप में प्रयोग किए जाने वाले कवकों के नाम लिखिए। तो कैथेरेलस और मशरूम। क्वेश्चन नंबर 72 है, वर्ण विक्षेपण क्या है, लिखिए। सूर्य का प्रकाश अथवा अन्य किसी स्रोत का श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर के बना होता है। प्रकाश की श्वेत किरण को विभिन्न रंगों में विभक्त होने की क्रिया को वर्ण विक्षेपण या विभिन्न रंगों के समूह को वर्ण क्रम कहते हैं। इसमें रंगों का क्रम निश्चित रहता है। जैसे कि कोई प्रकाश की किरण है, सूर्य का प्रकाश है, जब किसी प्रिज्म पर पड़ता है तो वो अलग अलग 7 रंगों में, अलग अलग रंगों में वो बंट जाता है, जिसे हम विबग्योर के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, दाब का एसआई मात्रक क्या है। तो P = F/A होता है, और F का मात्रक न्यूटन और एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर छूट गया है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आप लोग पूरा का पूरा क्लास अच्छे से पढ़ा करो, क्योंकि बहुत सारी गलतियां होती हैं जो छूट जाती हैं। इसीलिए जब आप अच्छे से सीरीज को पढ़ करके जाते हो तो आपके लिए सही रहता है। अब क्वेश्चन नंबर 74 पे आते हैं, कोल गैस क्या होती है। कोल गैस हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मेथेन, एथिलीन, एसिटिलीन आदि का मिश्रण होती है।
कोल गैस ईंधन प्रदीप्त के रूप में प्रयुक्त होती है। गैस में उपस्थित असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के जलने से प्रकाश उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 75 रेल की दो पटरियों के बीच में थोड़ी जगह क्यों छोड़ी जाती है? तो इस तरीके से जो पटरी होती है रेल की, आप ध्यान दोगे अगर तो इस तरीके से होती है, ठीक है। इस तरीके से रेल की पटरी होती है, बीच में थोड़ी सी जगह छोड़ी जाती है क्योंकि ये होती किसकी है? लोहे की होती है। और लोहे का नेचर है कि गर्मी पा करके लोहा पिघलता है, तो अगर पिघलेगा तो थोड़ा सा ये क्या हो जाएगा? एक्सटेंड हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन अगर बीच में हमने जगह नहीं छोड़ा तो ये ऐंठ जाएगा इस तरीके से, और उससे क्या होगा? उससे आपको पता है कि अगर कोई भी गड़बड़ी होती है रेल की पटरी में तो जो रेल होता है वो या तो पटरी से उतर जाएगा या तो दुर्घटना होने का भी चांस रहता है। तो इसीलिए जानबूझ करके थोड़ी सी जगह छोड़ी जाती है बीच में, ठीक है। तो रेल की दो पटरियों के बीच थोड़ी जगह इसलिए छोड़ी जाती है क्योंकि गर्मी के मौसम में अधिक गर्मी होने से लोहा गर्मी पाकर फैल जाता है। क्वेश्चन नंबर 76 है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने पर क्या होगा? तो जीवों की समाप्ति हो जाएगी। हमें क्या चाहिए जीने के लिए? ऑक्सीजन चाहिए। अगर ऑक्सीजन ही नहीं रहेगी तो हम में से कोई नहीं जिंदा बचेगा। क्वेश्चन नंबर 77 है जड़ किसे कहते हैं? पौधों में पाई जाने वाली जड़ें कितने प्रकार की होती हैं? तो बीज के अंकुरण के समय मूलांकुर अंड द्वार के बाहर निकलकर प्राथमिक रूप लेता है और जड़ कहलाता है। जड़ें दो प्रकार की होती है, मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़। 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 78 है कैंची किस प्रकार का उत्तोलक है? तो कैंची प्रथम प्रकार का उत्तोलक है। क्वेश्चन नंबर 79 है पॉलीथीन बहुलक के दो उपयोग लिखिए। तो पॉलीथीन का उपयोग वस्त्र, धागे तथा दरिया बनाने में हम करते हैं। हमारे घरों में चटाई भी होती है, पॉलीथीन की होती है। क्वेश्चन नंबर 80 है दूरदृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं? तो निकट दृष्टि दोष के लिए आपने देखा था हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए 2019 में ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहाँ पर आप लोगों ने टोटल 80 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि आपको पार्ट 1 अच्छा लगा होगा पढ़ करके। अगर आपको सारे विषयों के हाथों से लिखे हुए नोट चाहिए, 8 के 8 विषयों के जो मैंने खुद अपने हाथों से लिख के बनाया है, सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों की मास्टर क्लासेस, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ये सब आपको मिलेंगे हमारे ऐप अस्तित्व एकेडमी ऐप पर। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। अगर कोई भी समस्या हो, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको सारी चीज़ों की इसके अलावा फ़ोन भी कर सकते हैं आप। आपको सारी चीज़ें बता दी जाएंगी अच्छे से, कैसे आपको क्या करना है। तो कॉन्टैक्ट नंबर, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप नंबर ऐसे मिला भी सकते हैं, बात कर सकते हैं जब भी आपके पास टाइम हो। और आप सारे विषयों के नोट्स, क्लासेज, मास्टर क्लासेस, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ये सभी आपको आसानी से यहाँ पर मिल जाएंगे। और राजन सीरीज और पवन सीरीज की हर विषय की 8 विषयों की पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। तो आपको इसको दोनों ही सीरीज को बाजार से खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये सब आपको मिल जाएंगे हमारे ऐप में। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स आप लोग चेक कर लीजिएगा, ऐप की लिंक मिल जाएगी। कोई दिक्कत है तो कांटेक्ट करिएगा। और अगर चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। जहाँ कहीं कोई भी प्रॉब्लम हमसे पूछते रहिए। जय हिंद दोस्तों।